टॉपिक है हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, ये वही केस बन रहा है जो हमने पैराबोला एलिप्स में हर एक्सरसाइज के लास्ट का नॉर्मली यही क्वेश्चन था। ठीक है, अब आपको पता है कि हाइपरबोला में दो ही केस हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ये दो केसेस को हम स्टडी करेंगे तो दोनों के लिए फार्मूले आपको याद करने हैं। ये केस नंबर 1 है और यहाँ केस नंबर 2 है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स ऑलमोस्ट सेम है एलिप्स वाली। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स का फार्मूला आपके पास यहाँ बन जाएगा। अगर आपका हॉरिजॉन्टल केस है तो x(x1) अपॉन a स्क्वायर माइनस y(y1) अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। और अगर वर्टिकल केस है तो सिर्फ y वाली टर्म पहले आ जाएगी, y(y1) अपॉन a स्क्वायर माइनस x(x1) अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। इसी तरह इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे, अगर हॉरिजॉन्टल केस है तो ये देखें a स्क्वायर आपके पास x वाली टर्म्स के साथ है, यानी माइनस a स्क्वायर इंटू x माइनस x1 अपॉन x1 इक्वल टू b स्क्वायर y माइनस y1 अपॉन y1। अगर ये वर्टिकल केस होता तो वही माइनस a स्क्वायर जो है वो y वाली टर्म्स के साथ शिफ्ट हो जाएगा। यानी पैटर्न फार्मूले का याद करेंगे तो गलती नहीं होगी। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन ईच केस फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। हमारे पास हमेशा पॉइंट गिवन होगा जिसको हम x1 y1 कंसीडर करते हैं और हाइपरबोला की इक्वेशन से हमें a और b की वैल्यूज़ मिल जाती हैं। केस क्योंकि हमें पता है कि ये हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि इक्वेशन जो हाइपरबोला गिवन है उसको देखकर आपने अपना केस स्टडी कर लिया कि ये हॉरिजॉन्टल केस है। अब आपने जो गिवन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है उसको जब जर्नल इक्वेशन के साथ हम कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है, तो ये देखें ये जर्नल इक्वेशन है तो हमारे पास यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू आ गई और b स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला हमने यूज़ करना है जो हम अभी पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, यानी हमारे पास जो फार्मूला है वो है x(x1) अपॉन a स्क्वायर माइनस y(y1) अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आपके पास जो पॉइंट गिवन है वो x1 y1 के वैल्यूज़ होती हैं, a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यूज़ हमने बाय कंपैरिजन फाइंड आउट कर ली हैं। तो ये देखें हमने अब यहाँ पर x1 को रिप्लेस करना है, a स्क्वायर को रिप्लेस करना है, y1 रिप्लेस करना है, b स्क्वायर रिप्लेस करना है। जब आप इक्वेशन फाइंड करते हैं देन आप x और y की जगह पर कोई वैल्यू पुट नहीं करते। देखिए हमने ये चारों वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दिया। अब हमारे पास जो टर्म बन जाती है वो बन जाती है यहाँ पर -13x अपॉन 4 माइनस देखिए 9y और ये जो 2 है और ये 9 दोनों डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे 18, तो 9y अपॉन 18 इक्वल टू 1। अब ये पहली जो आपके पास फ्रैक्शन है देखें सिमिलर है, दूसरे में हमने 9/18 को सिंप्लीफाई कर लिया तो यानी y/2 इक्वल टू 1। अब ये भी हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थी, हम यहाँ पर भी इसको ड्रॉप कर सकते थे। अब हम इसका एलसीएम ले रहे हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम आ गया 4, तो -13x माइनस 2y इक्वल टू 1, देन 4 मल्टीप्लाई बाय आपके पास हो जाएगा 1, तो 4 1 ज़ा 4। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी -13x माइनस 2y इक्वल टू 4। 4 को भी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लीजिए तो तीनों टर्म्स नेगेटिव हैं, माइनस साइन को कॉमन लीजिए। ठीक है, तो आपके पास सारी टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगी और माइनस साइन डिवाइड बाय 0 होके रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की तरफ चलते हैं तो पहले उसका जो फार्मूला है देखें वो लिख लें। हॉरिजॉन्टल केस का फार्मूला लिखें, देन उसमें आपके पास a स्क्वायर की वैल्यू मौजूद है, x1 आपके पास मौजूद हैं, b स्क्वायर मौजूद है, y1 की वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो पहले वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट कर लें। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखें माइनस से माइनस रिमूव हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 4x प्लस 4√13 डिवाइडेड बाय √13। ठीक है, इक्वल टू 9y और माइनस का इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 से हमारे पास क्या आ जाएगा 81/2। ये तो हमने 9 से मल्टीप्लाई किया और जो हमारे पास डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2/9। अब इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x प्लस 4√13 अपॉन √13 इक्वल टू देखिए हम मल्टीप्लाई करते हैं हम तो 9y मल्टीप्लाई बाय 2/9, इसी तरह 81/2 मल्टीप्लाई बाय 2/9। देखें 2 से 2 कैंसिल, 9 9 ज़ा 81,
और यहाँ 9 से 9 कैंसिल। ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा स्टेप को सिंप्लीफाई करके किया है ताकि हर तरह के स्टूडेंट को बात समझ आ जाए। बाकी आप जब सोल्यूशन करें तो एक आध स्टेप तो आप खुद भी चेंज कर सकते हैं। ये टर्म आपके पास 2y माइनस 9 हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम -9 को भी शिफ्ट कर देते हैं लेफ़्ट साइड पर। तो यहाँ पर फिर हमें एलसीएम लेना होगा। √13 एज इट इज़ है, -9 शिफ्ट होके +9 और ये 2y एज इट इज़। अब आपके पास देखें यहाँ एलसीएम बनता है √13, तो 4x + 4√13 और 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9√13 = 2y। तो यहाँ हमारे पास सिंप्लीफिकेशन आ जाएगी 4x 4 + 9 13 √13 अपॉन √13 = 2y। ठीक है, अब आप देखेंगे 2 अगर हमने इसको टर्म्स को अलग अलग कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारे पास इक्वेशन लिखने का पैटर्न है उस तरह लिख लें। यहाँ √13 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2y के साथ, तो किसी भी तरह इक्वेशन को सेट कर सकते हैं हम। अभी हो जाएगी आपके पास 2√13y। ठीक है, तो टर्म अरेंज कर लेते हैं 4x - 2√13y + 13√13। ठीक है, = 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट बी अब सॉल्व करते हैं। ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, एट अ पॉइंट हमारे पास अगेन x1 और y1 पॉइंट गिवन है। इसमें बस आपको एक चीज़ ये नोट करनी है कि जो आपके पास बुक में गिवन इक्वेशन है वो रॉन्ग इक्वेशन है, क्योंकि उससे आपके आंसर मैच नहीं करेंगे। वो हॉरिजॉन्टल में लिखी हुई इक्वेशन है आपके पास। ये वाली इक्वेशन जो गिवन है ये इक्वेशन रॉन्ग इक्वेशन है, क्योंकि इससे आपके आंसर, ये हॉरिजॉन्टल केस है, तो जो आंसर दिए हुए हैं वो वर्टिकल केस है। तो आप ये वाली इक्वेशन जो मैंने लिखी है इसको यूज़ कीजिए तो आपके आंसर मैच कर जाएंगे, और ये वर्टिकल का केस है। ठीक है, यानी y² अपॉन 9 माइनस x² अपॉन 16 = 1। तो जो गिवन है आपके पास उसको आप यूज़ मत कीजिए, वो गलत इक्वेशन है। तो अब हम इसमें केस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि जो गिवन आपके पास हाइपरबोला है उससे आपको क्या वैल्यूज़ निकालनी है। गिवन हाइपरबोला आपके पास गिवन है y² अपॉन 9 माइनस x² अपॉन 16 = 1। ठीक है, तो यहाँ जर्नल इक्वेशन आप यूज़ कीजिए इसकी। तो y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² = 1। सो a² = 9 एंड b² = 16। ये दोनों वैल्यूज़ जब आपके पास आ जाएं तो आप 1 बाय 1 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल के लिए वर्किंग करेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए अब आप वर्टिकल वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जो वर्टिकल का फार्मूला है वो आपको यहाँ यूज़ करने के लिए मिल जाएगा। दोनों केसेस आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगे कि जो हमारे पास वर्टिकल का केस था उसमें हमारे पास फार्मूला होता है y1 अपॉन a² माइनस x1 अपॉन b² = 1। ठीक है, ये हमारे पास इसका फार्मूला यूज़ हो जाएगा जब हम इसमें फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो अब यहाँ हम अपना पॉइंट भी लिख लेते हैं। x1, y1 जो पॉइंट है वो हमारे पास गिवन है। x1 की वैल्यू यानी 16 अपॉन 3,5। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट गिवन है। तो यहाँ हम अपनी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। y यानी आपको जो वैल्यूज़ पुट करनी है उसमें y1, a² x1 और b²। ठीक है, ये वैल्यूज़ पुट करनी है। तो y1 की वैल्यू है आपके पास 5 और a² है 9। इसी तरह x एज इट इज़, x1 की वैल्यू है 16 अपॉन 3 और b² की वैल्यू है 16 = 1। अब देखें ये आपके पास बन जाएगा 5y अपॉन 9 माइनस, अब देखें ये 16 और 16 कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन अगर आप उसको इस तरह लिखना चाहें तो ये आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसको समझने के लिए कि ये 16x अपॉन 3 हो गया और
ये डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो ये 1/16 इक्वल टू 1। देन 16 और 16 को आप कैंसिल कर दें, ठीक है, तो ये 5y/9 माइनस x/3 इक्वल टू 1। ये आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन है, ठीक है। अगर इसको हमने सिंप्लीफाई करना है तो हम इसको इस तरह भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि एक तो एलसीएम का मेथड है और एक ये कि हमें x/3 और +1 इस तरह लिख लें। देन ये जो y के कोफिशिएंट्स हैं इनको हम राइट वर्ड शिफ्ट कर दें, राइट साइड पे शिफ्ट कर दें। और ये शिफ्ट कैसे होंगे, 9/5 मल्टीप्लाई विद x/3 +1। तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो y इक्वल टू 9x/5 3 15 प्लस 9/5, 3 3 9 और 3 5 15। तो ये हमारे पास इक्वेशन लिखने का एक ये भी तरीका है कि हम उसको इंटरसेप्ट वाली फॉर्म में लिख लें, ठीक है। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में थ्रू एलसीएम आपको इक्वेशन लिख के दिखा दी थी और यहाँ मैंने आपको इंटरसेप्ट में लिख के दिखा दी। कोई एक वे आपको यूज़ करना है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना आपको कि जी एलसीएम लेके हम सारी टर्म्स को इक्वल के एक तरफ शिफ्ट करके लिखें या उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखें। तो इट्स अप टू यू, ये कन्फ्यूजन नहीं है कोई, आप किसी भी मेथड से इक्वेशन लिख सकते हैं, वो आपकी इक्वेशन ठीक कंसीडर होती है। अब आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पे जाना है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फार्मूला यूज़ करेंगे, वो भी वर्टिकल वाला फार्मूला यूज़ करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए। अब आपके पास जो वर्टिकल वाला फार्मूला है वो है -a² y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y1 इक्वल टू b² x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x1। सिर्फ फ़र्क क्या पड़ता है कि -a² जो है अगर हॉरिजॉन्टल होता है तो x वाली साइड पे आ जाता है और अगर वर्टिकल हो तो ये y वाली साइड पे आ जाता है, ठीक है। अब आप देखें आपके पास a² की वैल्यू पुट होगी, y1 पुट हो जाएगा, इसी तरह b² पुट होगा, फिर x1 और x1 पुट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ आपको पता है, यानी हमारे पास जो है वो देख लेते हैं कि a² की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये नोट कर लेते हैं। इसी तरह b² की वैल्यू क्या है, ये हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। x1 की वैल्यू हमारे पास जो है वो मौजूद है 16/3 और जो y1 है उसकी वैल्यू मौजूद है 5, ठीक है। तो a² और b² जो हमारे पास गिवन है, a² हमारे पास 9 है और b² हमारे पास जो है वो 16 है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ मैंने लिख ली हैं ताकि कोई गलती ना हो। अब हम इनको पुट कर देते हैं, -a² यानी 9 हो जाएगा, y माइनस y1 तो y1 है 5/5 इक्वल टू b² यानी 16 x माइनस x1 16/3 डिवाइडेड बाय 16/3, ठीक है। अब ये हमारे पास माइनस का 9y माइनस माइनस प्लस 9 5 45/5 हो जाएगा इक्वल टू 16 एज इट इज़, x माइनस 16/3 एज इट इज़। आपके पास जो फ्रैक्शन है डिनोमिनेटर में इसको रेसिप्रोकल कर लें तो ये 3/16, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 9y प्लस 45/5 और इसको अब हम शिफ्ट कर लेते हैं, यानी ये 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3x और 16 इंटू 3/3, ठीक है। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर भी देखें अगर हम एलसीएम ब्रेक कर लें इसका, ठीक है, तो -9y/5 अलग कर लें और 45/5 अलग कर लें ताकि हम इसको भी x इंटरसेप्ट वाली फॉर्मेट में लिख सकें। ये 5 9 45 -9/5y एज इट इज़ और 3x माइनस 16 और ये जो +9 है यहाँ के -9 हो जाएगा, -9/5y एज इट इज़, ये 3x माइनस हो जाएगा 25। अब आप यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं इस फ्रैक्शन को, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई से शिफ्ट कर रहे होते हैं तो साइन चेंज नहीं होता, बच्चे यहाँ ये गलती भी कर लेते हैं। ये आपके पास टर्म शिफ्ट हो जाएगी, 5/-9 लिख लें या -5/9 लिख लें, ये टर्म इस तरह शिफ्ट होगी क्योंकि 5 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 9 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। इस तरह शिफ्ट किया जाता है, कोफिशिएंट में साइन चेंज नहीं हो रहा होता।
अब आप इसको माइनस जो है वो -5/9 मल्टीप्लाई बाई 3x और माइनस माइनस प्लस 5/9 मल्टीप्लाई विद 25। तो देखें यहाँ आपके पास जो आ जाएगी इक्वेशन 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, तो यानी आपके पास सिंप्लीफिकेशन में आ जाएगी -5x/3 और 5 × 25 125/9। ये आपके पास नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। मैंने इस बार दोनों क्वेश्चन को y इंटरसेप्ट फॉर्म में रखा है, ठीक है। एलसीएम लूँगा तो ये सिंपल इक्वेशन जर्नल इक्वेशन में भी चेंज हो जाएंगी। तो इस तरह अब हमारे पास ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। होपफुली आपको तमाम क्वेश्चन, तमाम कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए होंगे। हर लेक्चर के साथ मुझे अपना फीडबैक दीजिए, ठीक है। इस फीडबैक से लेक्चर को इम्प्रूव करने का मुझे भी मौका मिलता है और ये समझ आता है कि स्टूडेंट्स को कहाँ प्रॉब्लम है, तो कहाँ उसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करके समझाने की ज़रूरत है, ठीक है। थैंक यू।